कहीं ले जा रहा था। आयरिस की आंखों पर पट्टी बंधी थी। उत्साह और रहस्य से भरी इस यात्रा में आयरिस बार बार पूछ रही थी, बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं? जेम्स बस मुस्कुराकर कहता है, जरा सब्र रखो। आखिरकार कार रुकी। जेम्स ने आयरिस को कार से बाहर निकाला और धीरे से उसकी आंखों की पट्टी हटाई। सामने थी शानदार चमचमाती स्काई व्यू टावर, जिसका उद्घाटन आज हो रहा था। आयरिस की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वो खुशी से झूम उठी, लेकिन जैसे ही उसने टावर के ऊपर एक नजर डाला, डर के मारे सिहर उठी। उसे अंदर ही अंदर एहसास होने लगा कि आज यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। एंट्रेंस पर जाते ही उनका फोटो खींचकर वेलकम किया गया। वे टॉप फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़े, जो 8 लोगों की सीमा के बावजूद जरूरत से ज्यादा भरी थी। अब आयरिस को एहसास होने लगा कि ये लिफ्ट बीच में ही टूट जाएगी और वे सारे मारे जाएंगे। यहाँ तक कि वो एक बच्चे के लिफ्ट में कूदने से भी डर रही थी। मगर लिफ्ट नहीं टूटा और वे टॉप फ्लोर पर पहुंचे, जहां से नीचे का नजारा वाकई लाजवाब था। चारों तरफ रौनक थी, लोग दिल खोलकर एंजॉय कर रहे थे। तभी एक शैंपेन की बोतल का कॉर्क उड़कर झूमर से टकरा गया, जिससे झूमर का एक नुकीला हिस्सा टूटकर ग्लास फ्लोर पर गिरा और उसमें दरार आ गई। लेकिन इस बात से अनजान भीड़ उस फर्श पर मस्ती में उछल कूद रही थी। इसी बीच जेम्स आयरिस को ताजी हवा में बाहर ले गया और घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज किया। दरअसल ये पूरा प्लान उसने इस खास पल के लिए ही बनाया था। तब आयरिस अपनी प्रेगनेंसी का बताकर इस पल में 4 चांद लगा देती है। यहीं पर एक लड़का सिक्कों को एक एक करके नीचे फेंक रहा था। गार्ड उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो लड़का नहीं माना। आखिरकार उसका फेंका हुआ एक सिक्का हवा के दबाव में आकर वेंटिलेशन फैन में जाकर अटक गया, जिस कारण फैन का ब्लेड रुक गया। इधर जेम्स और आयरिस सगाई करने के बाद दिल खोलकर डांस करने लगे थे। तभी अचानक आयरिस को एक भयानक विजन दिखने लगा। वह देखती है कि टावर की एक बीम से नट बोल्ट निकल रहे हैं। अगले ही पल ग्लास फ्लोर टूट जाता है और दर्जनों लोग नीचे गिरकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। जेम्स किसी तरह एक कांच के टुकड़े को पकड़कर लटक जाता है। इससे पहले कि आयरिस कुछ कर पाती, जेम्स भी नीचे गिरकर मारा जाता है। ये सब देख टावर में अफरातफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक औरत सेफ से जा टकराई, जिससे उसको आग पकड़ लिया। उधर वेंटिलेशन फैन के रुकने से वो पूरा एरिया गर्म हो चुका था। आग के संपर्क में आते ही एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके चपेट में काफी सारे लोग आए। आयरिस किसी तरह बचकर लिफ्ट में जाने के लिए भागी, लेकिन लोग उसे धक्का मार मार कर लिफ्ट में घुसने नहीं दिए। एक पल में लिफ्ट भीड़ से खचाखच भर गया। लोड इतना ज्यादा पड़ा कि लिफ्ट का एक भारी भरकम पार्ट टूटकर एक आदमी पर गिर पड़ा, जिससे उसका कचूमर बन गया। बेतहाशा भीड़ सीढ़ियों पर उमड़ पड़ी तो अत्यधिक लोड के चलते वो भी टूट गया। आयरिस सबसे पीछे थी, इसलिए वो बाल बाल बच गई। लेकिन अगले ही पल टावर का एक हिस्सा टूटकर एक तरफ झुकने लगा। काफी सारे लोग फिसलकर विंडो के पास इकट्ठा हो गए। वहीं आयरिस किसी तरह रेंगकर ऊपर चढ़ गई और अपने पीछे वाली औरत को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तब तक वो औरत भी नीचे फिसल गई। इसी बीच उनकी नजर पियानो पर पड़ी, जो आधा हवा में लटक रहा था और किसी तरह बैलेंस बनाए हुए था। विंडो पर मौजूद सभी लोगों की जान हलक में अटकी हुई थी, क्योंकि अगर वह गिरा तो उनका अंत तय था। तभी वह सिक्का पियानो पर जा गिरा, जिससे पियानो तेजी से उनकी ओर फिसला और विंडो तोड़ते हुए बाहर निकल गया। उधर वह सिक्का फेंकने वाला लड़का टावर से बचकर निकल चुका था, लेकिन अगले ही पल पियानो उसके ऊपर आ गिरा, जिससे उसका शरीर चकनाचूर हो गया। फिर टावर का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। आयरिस किसी तरह बची हुई थी और उसका दिल 440 के स्पीड से धड़क रहा था। तभी उसने वहां एक बच्चे को देखा, जिसकी मां ने मरने से पहले उसको कपट के अंदर बंद कर दिया था। हालांकि आयरिस उस बच्चे के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकी और मौका रहते उसे लेकर कूद पड़ी, लेकिन तभी पता चला कि उसकी एक उंगली 2 सरिया के बीच फंस चुका था। आयरिस के सगाई का रिंग उसे कुछ देर तक बचाए रखा, मगर अंततः वे दोनों भी गिरकर खत्म हो गए। ये सब कुछ एक स्टेफनी नाम की लड़की क्लास में लेक्चर सुनते हुए सपना देख रही थी। अचानक वह डर कर चौंक पड़ी तो पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगी। इन दिनों उसे किसी आयरिस नाम की औरत के लगातार सपने आते थे, पर हैरानी की बात यह थी कि उसकी नानी का नाम भी आयरिस ही था। लेकिन उसने ना तो अपनी नानी को कभी असल में देखा था और ना ही उनकी कोई तस्वीर देखी थी। तब उसकी रूममेट ने मजाक में कहा, घर जाओ और इसका कोई हल निकालो, वरना किसी रात मैं ही तुम्हें मार डालूंगी। अगली सुबह स्टेफनी घर निकल पड़ी। तभी उसे फिर से उस घटना का एक झलक दिखा। घर पहुंचकर उसने इस सपने के बारे में अपने डैड से कुछ भी नहीं कहा।
बस चुपचाप अपनी मॉम की पुरानी एल्बम खोजने लगी जिसमें शायद उसकी नानी आयरिस की कोई तस्वीर हो, लेकिन उस एल्बम के बारे में उसके डैड को कोई जानकारी नहीं थी। इसी बीच उसे उसका छोटा भाई चार्ली मिला जो मामा के घर जा रहा था। इसी बहाने स्टेफनी भी चार्ली के साथ मामा के घर निकल पड़ी। रास्ते में उसने चार्ली को सब कुछ बता दिया कि उसे करीब 2 महीनों से हर रात एक ही डरावना सपना आ रहा है जिसमें उसकी नानी आयरिस दिखाई देती है। इसी वजह से वो ठीक से सो नहीं पा रही, जिसके चलते इस बार उसके नंबर भी कम आए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी स्कॉलरशिप भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन चार्ली ये सब जानकर भी क्या ही कर सकता था। उनके मामा के 3 बच्चे थे, एरिक, बॉबी और जूलिया। उनसे मिलने के बाद वो अपनी मामी और मामा से मिली। मामा उसे यहाँ देख काफी खुश हुए। तब स्टेफानी उनसे यहाँ आने की वजह बताई। कहती है कि मैं आपसे आपकी माँ आयरिस के बारे में पूछना चाहती थी। मैं बहुत परेशान हूँ, बार बार एक ही सपना आता है। एक पुरानी जगह, एक रेस्टोरेंट जिसका नाम था स्काई व्यू। स्काई व्यू का नाम सुनते ही मामा मामी चौंक गए। मामा बोले, ये नाम मैंने अपनी माँ आयरिस से सुना था, लेकिन तुम उनसे दूर रहो, वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। स्टेफानी ने जिद की। तब मामा ने सच बताया। उनके पिता की मौत के बाद आयरिस उन्हें और मम्मा को उनसे दूर ले जाना पड़ा। लेकिन आयरिस फिर भी उनका पीछा करती रही। बच्चों के जन्म के बाद खौफनाक चिट्ठियां भेजी जिनमें मौत की खबरें और लाशों की तस्वीरें होती थीं। स्टेफानी पूछती है कि क्या वो चिट्ठियां अब भी आपके पास है? उसके मामा तुरंत भड़क उठे। कहते हैं कि इतना सब जानकर भी तुम खत मांग रही हो? आयरिस से दूर रहो, यही हम सबके लिए बेहतर होगा। जब मामा नहीं माने तो वो अपनी मामी के पीछे पड़ गई। आखिरकार मामी ने बताया कि आयरिस से जुड़े कुछ दस्तावेज नीचे वाले बेडरूम के ड्रॉर में रखे हैं। स्टेफानी ने वहां जाकर ढूंढा तो उसे एक आयरिस की एक तस्वीर मिली। उसे यकीन हो गया, जो सपना वो बार बार देख रही थी वो किसी और का नहीं, उसकी नानी आयरिस का ही था। यहां से पता लेकर स्टेफानी निकल पड़ी। एक लंबा सुनसान सफर तय करने के बाद वो एकांत में बने उस घर के सामने खड़ी थी जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था कि चलें जाओ, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद स्टेफानी कैमरे में अपनी पहचान बताती हैं और कहती है कि मैं आपकी बेटी की बेटी हूं, मुझे आपसे मिलकर कुछ सवाल पूछने हैं। इतना जानते ही आयरिस का इरादा बदल जाता है और वो स्टेफानी के मोबाइल वगैरह जब्त कर अंदर बुला लेती है। यहाँ पर आयरिस अपनी नातिन को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, तुम्हें मेरा खत मिला, शायद इसी वजह से तुम यहाँ आई हो। तुम्हारी मॉम डार्ली कैसी हैं? स्टेफनी बताती है कि जब वो 10 साल की थी तभी मॉम उन्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई। मतलब सालों से वो एक दूसरे के साथ नहीं थे। इसके बाद स्टेफनी अपनी नानी को अपने सपने वाली बात बताती है, जिस पर नानी कहती हैं कि जो सपना तुम्हें 2 महीनों से परेशान कर रहा है वो कोई सपना नहीं बल्कि मेरा पूर्वाभास था। दरअसल बरसों पहले उस दिन स्काई व्यू रेस्टोरेंट में हादसा होने से पहले ही मुझे भविष्य की एक झलक दिखाई दी थी। अगले ही पल जब सब कुछ वैसा ही दोहराता दिखा तो आयरिस घबरा गई। उसने सबको सतर्क किया कि डांस फ्लोर टूटने वाला है और ये बिल्डिंग गिरने वाली है। मौत ने उन्हें खत्म करने के लिए जो प्लानिंग की थी उस पर आयरिस ने पानी फेर दिया। उस दिन आयरिस ने स्काई व्यू में मौजूद सभी लोगों को बचा लिया था, लेकिन मौत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। स्काई व्यू में जितने भी लोग थे उनकी मौत अलग अलग हादसों में एक एक करके होने लगी। कोई नहीं बचा, यहाँ तक कि आयरिस का बॉयफ्रेंड भी मारा गया। लेकिन तब तक आयरिस मौत की हर चाल को समझ चुकी थी। उसने कभी उसे दोबारा मौका नहीं दिया। वो सालों से मौत को चकमा देती आ रही थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इस बार मौत जीतने वाली है, क्योंकि 2 महीने पहले आयरिस को कैंसर डिटेक्ट हुआ था और तभी से स्टेफनी को वो डरावनी झलकियां दिखनी शुरू हो गईं। ये महज इत्तेफाक नहीं था। अगर कायदे से देखा जाए तो आयरिस का वंश उसी हादसे में खत्म हो जाना चाहिए था। मतलब साफ है, आयरिस के ब्लड लाइन से जुड़े जितने भी लोग हैं, मौत अब उन्हें भी नहीं छोड़ेगी। सालों से आयरिस यही बात अपने बेटे बेटियों को समझाना चाहती थी, पर उन्होंने उसे गलत समझा, उसके डर को पागलपन कहा और उससे दूरी बना ली। आगे उसकी नानी कहती है, मुझे तुम्हें इस किताब से सब कुछ समझाना होगा ताकि मेरे बाद तुम हमारे परिवार की रक्षा की जिम्मेदारी उठा सको। लेकिन इस किताब को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए तुम्हें यहीं रहना होगा। बाहर की दुनिया खतरों से भरी है। मैं 20 सालों से बाहर नहीं गई। यहाँ हम दोनों सुरक्षित हैं। ये मेरी जिंदगी भर की मेहनत है। इस किताब में सब कुछ है, हर एक चेतावनी, हर एक संकेत। स्टेफनी को ये सब पागलपन लगता है। वो झल्ला जाती है, कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे कॉलेज जाना है। वो यहाँ तक कह देती है, मैंने यहाँ आकर गलती कर दी,
ये सब बस एक सपना ही तो है। वो किताब भी छोड़ जाती है। तब आयरिस धीरे से कहती है, तो तुम्हें यकीन नहीं है? अपने वंश को बचाने के लिए आखिरकार आयरिस ने उसे सच्चाई दिखाने का फैसला किया। वो ठीक उसी जगह खड़ी हो गई जहां पर उसने किताब में मौत का अगला वार लिखा था। आयरिस जानती थी मौत आने वाली है और अगले ही पल मौत ने उसे खत्म कर दिया। स्टेफनी की आंखों के सामने सब कुछ हुआ। उसकी हालत खराब हो गई। वो जोर से चीख पड़ी। अंततः स्टेफनी को समझ आ गया कि उसे मामा हावर्ड की बात मानकर आयरिस के पास नहीं जाना चाहिए था। आज हावर्ड की मां आयरिस का अंतिम संस्कार था। हावर्ड ने अपनी बहन डार्ली को भी बुलावा भेजा था। किसी को उनके आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो आ गई। उन्हें यहां देखकर स्टेफनी का खून खौल उठा, क्योंकि जब वो सिर्फ 10 साल की थी तब उसकी मां उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। इसलिए वो उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी और इसी वजह से अपने घर लौट गई। आयरिस के अंतिम संस्कार के बाद हावर्ड ने घर पर ही छोटी सी पार्टी रखी। वे इसकी तैयारी कर रहे थे, तभी बॉबी से ग्लास गिरकर टूट गया। उसका एक नुकीला टुकड़ा बर्म में जा मिला और ड्रिंक बनाते वक्त वो कांच का टुकड़ा एक के ग्लास में चला गया। इधर स्टेफानी ने आयरिस की डायरी पढ़ना शुरू किया तो उसे सारी बातें समझ आने लगीं। तभी अचानक एक फोटो नीचे गिर गई और उसका शीशा चकनाचूर हो गया। उसी टूटे हुए शीशे का एक टुकड़ा सरकता हुआ स्टेफानी के पास आ पहुंचा। आयरिस ने कहा था, मौत अगर कोई इशारा दे तो उसे नजरअंदाज मत करना। स्टेफानी समझ गई और अगले ही पल कार लेकर मामा के घर के लिए निकल पड़ी। इधर बॉबी और चार्ली बच्चों की तरह ट्रैम्पोलिन पर बेखबर कूद रहे थे। तभी ट्रैम्पोलिन का मैट धीरे धीरे फटने लगा और तो और उनके ठीक नीचे एक नुकीला रेक पड़ा था। उधर से वो हावर्ड को भी अपने साथ कूदने के लिए बुला लेते हैं। हावर्ड जूलिया के साथ जेंगा टेबल टॉप गेम खेल रहे थे, लेकिन बुलावे पर उन्होंने ग्लास टेबल पर रखा और उधर चल पड़े। ट्रैम्पोलिन पर चढ़े ही थे कि तभी डार्ली की नजर नीचे पड़े उस नुकीले रेक पर पड़ गई। सबको लगा कि उसने एक अनहोनी को टाल दिया, पर यह भी मौत की एक चाल थी। इसी बीच स्टेफानी भी वहां पहुंच चुकी थी। अगले ही पल ट्रैम्पोलिन का मैट फटा और जूलिया का ध्यान भटक गया। उसके हाथों से लगकर जेंगा का टावर सीधे उस ग्लास पर जा गिरा, जिससे वो नुकीला कांच का टुकड़ा जमीन पर आ गिरा। हावर्ड ने उस ओर ध्यान नहीं दिया और उनका पैर उसी कांच के टुकड़े पर पड़ गया। दर्द के मारे वो बुरी तरह बिलबिला उठे। तभी वो नुकीला रेक लुढ़कते हुए पास में पड़ी घास काटने वाली मशीन के स्विच पर जा गिरा और मशीन चालू हो गई। हावर्ड लड़खड़ाते हुए